IBN 7 हौसला है। महानगरी मुंबई भी अब महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रही है। महिला के साथ सरेआम बदसलूकी और मारपीट के 2 हाई प्रोफाइल मामले सामने आने के बाद महिलाओं के लिए सुरक्षित मुंबई का भ्रम टूट चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों ही वारदातों के वक्त न तो लोगों ने और न ही पुलिस ने इन महिलाओं की मदद की। एक फैशन डिजाइनर पिया के साथ बदसलूकी के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया, तो वहीं दूसरे मामले में अभिनेत्री योगिता दांडेकर को बीच सड़क पर पीटा जाता रहा, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। आपको बता दें कि पहले मामले में पुलिस ने IBN 7 पर खबर दिखाए जाने के बाद थोड़ी सक्रियता जरूर दिखाई। मुंबई फिर एक बार शर्मसार हुई। 72 घंटे के भीतर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की 2 बड़ी वारदातें सामने आई। पहला मामला है गुरुवार रात का, जब 22 साल की एक फैशन डिजाइनर प्रिया ग्रेसियस काम खत्म कर देर रात मंगेतर राहुल के साथ घर पहुंची। घर के बाहर शराब पी रहे कुछ मंचलों ने प्रिया पर अश्लील फप्तियां कसना शुरू कर दी। विरोध करने पर मंचलों ने मारपीट और बदसलूकी की। पीड़ित फैशन डिजाइनर का आरोप है कि जब उसने मदद के लिए पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया तो वहां मौजूद अधिकारी ने कहा कि तुम उन लड़कों को पकड़ रखो, हम पुलिस भेजते हैं। पीड़िता मदद का इंतजार करती रही, लेकिन पुलिस नहीं आई। मारपीट करने के बाद मंचले फरार हो गए। After I got slapped, I called 100 number straight away. तो जो लेडी थी ऑनलाइन ऑन फोन थी, वो मुझे she said, मैम आप उसको भाग के पकड़ो, आप उसको पकड़ के थाने में लेके आओ। और जब मैंने बोला नहीं मैम वो भाग गए, आप किसी को जल्दी भेजिए हेल्प के लिए, हमें लगी है। तो शी सेड अब तो मैडम वो भाग गए, अब क्या कर सकती हूँ मैं। मंगलवार को अभिनेत्री योगिता दांडेकर अपनी गाड़ी से जुहू सर्कल काम के सिलसिले में कहीं जा रही थी। जुहू सर्कल इलाके में एक ट्रैफिक सिग्नल के पास योगिता की गाड़ी का टायर दूसरी गाड़ी से टकरा गया। इसके बाद गाड़ी में सवार ड्राइवर उतरा और उसने योगिता के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। कुछ मिनटों बाद उस गाड़ी में सवार बिजनेसमैन हंसराज खुराना भी उतरा और उसने योगिता को पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान वहां भीड़ भी इकट्ठा हो गई। योगिता को बीच सड़क पर करीब 10 मिनट तक आरोपी बिजनेसमैन हंसराज खुराना मारता रहा, लेकिन वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। इतना उसे बुरी तरीके से मुझे मारा हुआ है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ इस चीज से लेकर। और इन लोगों ने ऊपर से भाग रहे हैं और सारी पब्लिक देख रही है। मैं यही चाहूंगी कि अगर पब्लिक ऐसा, उसके बाद मतलब ये सारा इंसिडेंट, वो मैं बाहर उतरी, वापस उसने हिट किया और हिट करने के बाद इस मिस्टर सुराना ने मुझे अपने प्राइवेट पार्ट पे इतना जोर से मारा है और मैं इतने बुरे तरीके से जाके गिरी हूं वहां पर कंपाउंड के ऊपर। मुंबई में इन दोनों ही मामलों ने महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिरकार खुद को स्कॉटलैंड यार्ड बताने वाली मुंबई पुलिस का रवैया महिलाओं की शिकायत पर इतना चालू क्यों था? दूसरी ओर जिस मुंबई का कल्चर महिलाओं के लिए मुफीद माना जाता है, वहां ऐसा क्यों हुआ? क्या दिसंबर का महीना आजकल महानगरों की महिलाओं के लिए असुरक्षित हो गया है? ये दोनों ही मामले उन तमाम लोगों पर सवाल खड़े करते हैं जो देश में महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने की बात करते हैं, लेकिन उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि मुंबई जैसे शहर में लड़कियों की सरेआम पिटाई की जाती रही और ये शहर खामोश देखता रहा। शायद यही वजह है कि अब मुंबई पुलिस भी हमारे सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। निशात शमसी, मुंबई, IBN 7। और इसी मामले पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं वो 2 महिलाएं जो कि शिकार बनी इन घटनाओं का। हमारे साथ मौजूद है फैशन डिजाइनर पिया ग्रेसर और उनके साथ उनके मंगेतर राहुल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ मुंबई से ही हमारे साथ अभिनेत्री योगिता दांडेकर भी जुड़ रही हैं। इसके अलावा दिल्ली से मौजूद है परफेक्ट रिलेशंस के संस्थापक दिलीप शेरन और साथ ही साथ नोएडा से वकील आभा सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैं सबसे पहले योगिता आप ही के पास आना चाहूंगी। मुंबई, हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अक्सर इस तरह की घटनाएं होती हैं और यकीनन महिलाएं अक्सर सतर्क रहती हैं, लेकिन मुंबई जहां पर देर रात तक महिलाएं काम करती हैं, मुंबई की जो लाइफलाइन है उसका इस्तेमाल देर रात तक करती हैं, कहा यह जाता है कि मुंबई जो है वो सबसे सुरक्षित है महिलाओं के लिए। इस इंसिडेंट के बाद आपको क्या लगता है?
फक्र होता था कि मैं मुंबई से हूँ, मैं मुंबई की लड़की हूँ, मराठी लड़की हूँ, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये बोलना मेरे लिए शर्म वाली बात है कि मैंने ऐसा कहना भी अभी मेरे लिए बहुत बड़ा जुल्म हो गया। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत गलत स्टेटमेंट दे रही हूँ ये, क्योंकि हम लोगों को हमेशा फक्र है कि जो भी घटनाएं होती है बाहर के स्टेट में होती है, हमारे मुंबई में आज तक ऐसी कभी घटनाएं घटी नहीं है। तो अब मैं तो कभी नहीं कहूँगी कि मुंबई सेफ, नो। पिया, आप क्या कहेंगे, क्या मुंबई वाकई सुरक्षित है या नहीं, या फिर मुंबई की सोच भी अब दिल्ली के जैसी हो गई है? अगर पूरे इंडिया को देखा जाए, हमारी जो मानसिकता है औरतों के प्रति बहुत निचले दर्जे की है, और हमारे जो एजुकेशन है, हमारे घरों में जब लड़के होते हैं उनको जो एजुकेशन पढ़ाया जाता है, हमारे संस्कार होते हैं, वो बहुत ही गलत तरीके से सिखाया जाता है कि आप औरतों को इन नजरों से देखो। मुझे तो ऐसा ही लगता है, ये मेरी सोच है। बिल्कुल। आभा, आपका भी ताल्लुक मुंबई से रहा है, लेकिन मुंबई की छवि वो नहीं है जो कि आज हमें देखने को मिल रही है। मानसिकता यहाँ पर कहीं ना कहीं मुंबई वालों की भी अब लग रहा है कि बदलती जा रही है। लोग सड़क पर, ये वो मुंबई है जहां पर सारी मुंबई इकट्ठी खड़ी हो जाती है अगर किसी को जरा सी भी खरोच आती है, लेकिन यहाँ पर 2 महिलाओं के साथ सड़क पर बदसलूकी होती रही और किसी के दिल में रहम नहीं आया। जी, दिल्ली से तो मुंबई आज भी बेहतर है, लेकिन हैरानी की बात है कि जो मुंबई हमेशा खड़ी हो जाती है आज क्यों इतनी चुप है। मुझे लगता है हमें कानून में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि जो साइलेंट स्पेक्टेटर्स हैं, जो लोग खड़े देखते हैं, उनको भी एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाना पड़ेगा कि अगर किसी महिला के साथ मोलेस्टेशन हो रहा है, कोई ऑफेंस हो रहा है, तो अगर जो मदद नहीं करने आता उनको ऊपर अब कानून का जोर डालना पड़ेगा। नहीं तो इस तरह से उदासीन होना, मानसिकता के बदलने तक के लिए हम इंतजार नहीं कर सकते कि महिलाओं के साथ क्राइम होता रहे। साथ ही साथ मुंबई पुलिस, अभी पिछली भी घटनाएं हुई जिससे मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं सीखा, चाहे शक्ति मिल गैंगरेप था या फिर उस जर्नलिस्ट का जो 4 पुलिस थानों में रात में जाती रही, लेकिन उसकी एफआईआर 4 पुलिस थानों के बाद लिखी गई, क्योंकि पुलिस पे एक्शन नहीं लिया जा रहा। जो पुलिस अधिकारी अगर उदासीन है, एफआईआर टाइमली नहीं लिख रहा, महिलाओं से भद्दे सवाल करता है, अगर वो कंप्लेन के लिए आती है, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। और चूंकि सीनियर ऑफिसर्स उन पे एक्शन नहीं लेते, इसलिए मुंबई पुलिस, जो स्कॉटलैंड यार्ड मानी जाती थी, आज एकदम जो है अपनी पूरी अपना खो चुकी है अपनी अस्मिता, और इस वजह से महिलाएं आज मुंबई में सेफ नहीं है। तब भी मैं कहूंगी दिल्ली से ज्यादा सेफ है महिलाएं मुंबई में। ठीक है, मुंबई में दिल्ली से ज्यादा सेफ हैं, लेकिन आप सवाल पुलिस के रवैये पर भी उठा रही हैं। इमेज गुरु हमारे साथ दिलीप चेरियन मौजूद है। दिलीप जी, आप इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं? क्या लोगों के दिल में रहम नहीं है? क्या पुलिस का डर नहीं है? पुलिस सचेत नहीं है? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि पहले तो हमें कंसर्न होना चाहिए, ये दोनों जो महिलाओं के साथ जो हुआ है, ये घटना बहुत ही खराब है। और दूसरी बात ये रही कि हमारे सोसाइटी का क्या सिचुएशन है। हमारे सोसाइटी में इस वक्त महिला का इमेज इतना खराब है, और इसके लिए सिर्फ आदमी ही जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि जो घर में सिखाए जाते हैं उसमें हमारे फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्कूल्स में जो सिखाए जाते हैं सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की नहीं है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें जो इस वक्त महिला की जो छवि क्रिएट किए हैं आदमी के अंदर, वो मेरे ख्याल में बहुत गलत है, और हमें ये देखना पड़ेगा। तीसरी चीज यह है कि पुलिस का जो है, पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत है, और पुलिस हर जगह हो भी नहीं सकता। तो हमें ये देखना है कि इस वक्त पुलिस इतनी डिमोरलाइज क्यों है। उसके पास फोर्स है, उनके पास इंफॉर्मेशन है, और उनके पास ट्रेनिंग है महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। चौथी चीज, गवर्नमेंट की रोल। गवर्नमेंट की रोल अगर हम देखें तो गवर्नमेंट या तो जैसे कोई टैक्सी सर्विस है तो उसको बैन करेंगे, जैसे रिएक्शन से हमें दूर रहना चाहिए। और गवर्नमेंट का ये रोल होना चाहिए कि सोसाइटी में जो बदलाव आना है उसको कैसे एनकरेज करें, क्योंकि गवर्नमेंट तो सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते, लोग अपने आप ही चेंज करते हैं। और एजुकेशन सिस्टम, फैमिली वैल्यूज, ये सब शायद मोदी जी के कोई जब उनके रेडियो ब्रॉडकास्ट होते हैं उसमें एक थीम हो भी सकता है। पर हमारे जो नेशनल लीडर्स हैं इस वक्त, और मीडिया भी जो है, वो इस वक्त 2-3 दिन के लिए इस विषय पे ज्यादा जोर देंगे, पर इसके बाद फिर दोबारा हम भूल जाएंगे। दिलीप जी, तो ये हमारा एक करंट सिचुएशन है, और ये बहुत डेंजरस है। जी ठीक है, बड़ा वैलिड पॉइंट आपने यहाँ पर कहा कि 2-3 दिन के लिए जोर दिया जाएगा, लेकिन आपको याद होगा
या आप देखते होंगे हर रोज किस तरीके से आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं। हम दिल्ली की खबरें भी दिखाते हैं, मुंबई की खबरें भी दिखाते हैं और हर बार सवाल यही उठाते हैं। और जिसमें आज आबा जी ने कहा कि कानून भी सख्त होना चाहिए, पुलिस का रवैया भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए और हम हर बार यही सवाल उठाते हैं कि लोगों की सोच कब बदलेगी। बार बार ये बात उठाई जाती है और खबरें इतनी ज्यादा आ रही हैं और इतना ज्यादा मीडिया में दिखाया जा रहा है, लेकिन तब भी सोच कहीं बदल नहीं रही है। क्योंकि हमें सोसाइटी के तौर से कोई प्लान नहीं है, हमें एक टाइम बाउंड प्लान डिसाइड करना पड़ेगा और हमें उस सब को उसमें जोर देके भाग लेना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त जो है हम सोचते हैं कि ये पुलिस करेंगे, ये सोसाइटी, ये ऐसा नहीं एटीट्यूड होगा, क्योंकि हमें एक नेशनल प्लान होना चाहिए जो गवर्नमेंट के तौर से नहीं, जो एक सोसाइटी जुड़ के डिसाइड करें। ठीक है आबा जी, कहा जाता है कि इस तरह के जो क्राइम होते हैं, ऐसी चीजें वो लोग करते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो निम्न दर्जे के लोग होते हैं। हम इन दोनों इंसिडेंट्स की बात करें, एक तरफ पिया के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक पूरा गैंग था, लेकिन अगर हम योगिता की बात करें तो उनके साथ जिन्होंने इस तरह की हरकत की, जिन्होंने एक महिला के ऊपर हाथ उठाया, सरेआम सड़क पर अपनी गाड़ी से उन्होंने बाहर फेंका, हिट किया उनके प्राइवेट पार्ट्स पर, वो एक बिजनेसमैन है। हम इस तरह के लोगों से इस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं। ये मानसिकता क्या दिखाती है? देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप निर्भया केस में भी देखिए तो आज तक फांसी नहीं हुई। आज भी जो आंकड़े बताते हैं एनसीआरबी फिगर्स की 100 में सिर्फ 24 लोगों को मोलेस्टेशन रेप केसेस में कन्विक्शन होता है, तो 76 लोग छूट जाते हैं। तो लोगों को मालूम है कि वो कुछ भी करेंगे, लेकिन हमारा जो जिस तरह की हमारी कानून व्यवस्था है, जिस तरह की जुडिशरी है, वो छूट जाएंगे। पुलिस भी उसमें चार्जशीट सही तरीके से नहीं फाइल करती, विटनेस होस्टाइल हो जाते हैं। मानसिकता तब बदलती है जब लोगों को खौफ होता है कानून का, उनको सिस्टम से खौफ होता है कि अगर वो कोई गलत काम करेंगे तो उनको सजा होगी। बट चूंकि हमारे यहाँ पैसा देके, पुलिस को खिला के, कोर्ट में केस को दबा के, आज आप देखिए सलमान का हिट एंड रन केस 13 साल से चल रहा है, तो वो जानते हैं कि कोर्ट में आप पैसे देके दबा लीजिए, पुलिस को पैसा देके केस तोड़ दीजिए, गवाहों को तोड़ दीजिए। इस वजह से कानून का कोई डर नहीं है। बेखौफ होके लोग महिलाओं के साथ इस तरह से कर रहे हैं बदतमीजी। और मानसिकता तभी बदलेगी जब 100% कन्विक्शन होगा, सजा 100% हो और तुरंत हो। निर्भया में आज भी फांसी के ऑर्डर हो गए लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुए, तो आदमी भूल जाता है पनिशमेंट जब होता है तब तक वो जुर्म से कनेक्शन नहीं कर पाता, इसलिए उसका इंपैक्ट नहीं होता। तो बहुत जरूरी है कि इस सिस्टम को पहले ठीक किया जाए, तब चाहे बड़ा गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, आदमी जो है कानून बेखौफ तोड़ रहा है। बिल्कुल। पिया, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी खबर दिखाई IBN 7 ने, अखबार में पुलिस ने आपकी खबर देखी और उसके बाद आपके पास फोन आया कि आपको किस तरह की प्रोटेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए। इसके बाद आपसे जानना चाहेंगे, क्या पुलिस ने आपसे संपर्क किया, क्या वहां पर आए या फिर आप गए पुलिस स्टेशन? क्योंकि पहले आपने कहा कि आप गए, तो आपने जब फोन किया तो उस लेडी कांस्टेबल ने सीधे तौर पर आपको कहा कि आप पकड़ कर रखिए, और फिर आपने कहा कि वो लोग तो भाग गए, तो उन्होंने कहा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। When I called up, तो वो बहुत बेतुकी सी बात कर रही थी। वो बोल रही थी कि उनको पकड़ो और होल्ड करके रखो। हाउ कैन आई होल्ड? जो पिट रहा है वो कैसे पकड़ सकता है? मैं तो उनकी शक्ल भी ढंग से नहीं देख पाई कि आई कैन नॉट इमेजिन कि मेरे साथ हुआ है। मैं सोच भी नहीं सकती और मैं बार बार इस जोन में नहीं जाना चाहती। लेकिन पुलिस का ये रवैया था जब मैं वहाँ पे गई। नन ऑफ द पर्सन asked me for even asked me for water. None of us came to us. None of them asked कि आपको कुछ चाहिए, आप ठीक है कि नहीं है। और 20 मिनट तक, 1 घंटे तक पूरी स्टोरी सुनी। और जब मैंने बोला आप एक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं एक्शन, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा मैं इंस्पेक्टर को फोन करती हूँ, तो चिल्लाए मुझ पे, चिल्ला के बोले अरे मैडम कर रहा हूँ ना, लिखता हूँ मैं। पिया, कुछ धीरे आराम से बात करें। आवाज ठीक से नहीं आ रही, आपके पास आते हैं, तब तक आप ऑडियो हम ठीक करवाते हैं आपका। लेकिन योगिता, आपसे जानना चाहूंगी, जो मामला आपका है, अरेस्ट हुआ, उसके बाद 2 दिन बाद बेल मिल गई, और आबा जी बड़ा वैलिड पॉइंट बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों में डर नहीं है। उनको पता है कि पैसे देंगे या कुछ भी करेंगे तो हम छूट जाएंगे और उसके बाद तो मामला रफा दफा हो ही जाएगा। क्या इस केस में आपको लग रहा है ऐसा ही हो रहा है? सेम ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि 354 लगने के बाद सीधा सीधा सिंपल केस होता है नॉन बेलेबल, तो उनको फिर बेल किसने दी? इसके ऊपर कौन एक्शन उठाएगा? मतलब हम लोग ऐसे मार खाते रहेंगे, आज एक योगिता है, कल उठ के और हजारों योगिता है, तो उसका क्या करेंगे? सब लोग क्या करेंगे? वो तो उन्होंने खुद होकर एडमिट किया पुलिस स्टेशन में कि हाँ मैंने मारा।
उनकी बीवी तो मेरे पैर छू छू के बोल रही थी कि प्लीज इनको छोड़ो, इनका दिमाग थोड़ा गर्म है। तेरे अगर हस्बैंड का दिमाग थोड़ा गर्म है तो अपने घर पे कुत्ते की जगह उसको बांध के रख। तो ये जो सारे सिलसिले होते हैं जिसको हम फेस करते हैं और जिसमें कोई गलती नहीं है, हमारी गलती होती तो हम खुद बोलते, लेकिन जब बिना कोई गलती का जब इंसान विमल हंसराज खुराना, नॉट हंसराज खुराना, विमल खुराना, 53 एज का आदमी, इतना एजुकेटेड, इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट अपने आप को बोलता है, तो क्या उसकी बुद्धि कहाँ है? मतलब ठीक है, मैं दिलीप जी इसी से जुड़ा इसी को लेकर आगे मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। 53 साल की उम्र और इस तरह की मानसिकता का पुरुष अगर किसी महिला के साथ इस तरह की हरकत करता है तो आप इसको क्या कहेंगे, कैसे देखेंगे? ये तो बहुत पढ़े लिखे बिजनेसमैन, इतना बड़ा बिजनेस चलाते हैं। देखिए, ये जो है अभी हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडिया में बहुत जल्दबाजी में कई लोगों ने बिजनेसमैन बन गए, कई लोगों ने मिडिल क्लास ज्वाइन किए और हम सोचते हैं कि सिर्फ जो अनएजुकेटेड है वो करते हैं। नहीं, ये जो नए क्लास उभर के आए हैं उनमें भी ये वैल्यूज या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सोसाइटी के और या महिला के और ये नहीं है। पर मुझे नहीं लगता है कि जो और जोर का कानून बनाए इससे कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब तक जुडिशरी सिस्टम जो है जल्दी अपने सेंटेंसेस को इम्पोज करें और पनिशमेंट दे, तब तक ये लॉज ज्यादा बना के पुलिस को ही हम लोड कर सकते हैं। और हम ये सोचते हैं कि लॉज बनाने के बाद हमारे पॉलिटिशियन या हमारे गवर्नमेंट का काम हो गया। गवर्नमेंट का काम तभी होता है जब सोसाइटी को चेंज करने का इंस्पिरेशन देते हैं और बाहर से थोड़ा सा धक्का दे सकते हैं। हमें ये मानना पड़ेगा कि बिजनेसमैन हो, टीचर हो, जो आर्म फोर्सेस में हैं जो लोग हैं, सारे लोग हमारे ही सोसाइटी से जुड़े हुए हैं और उनका जो वैल्यूज है वही सोसाइटी का वैल्यूज होगा। सिर्फ उनको पढ़ाई के लिए भेजे तो उनका वैल्यूज चेंज नहीं होते। और ये भी हमें मानना पड़ेगा कि जो स्कूल का एजुकेशन है ये बहुत ही फ्लॉड है और हमारे स्कूल्स में मॉरल साइंस बोल के जो सब्जेक्ट है वो 20 साल से नहीं पढ़ा रहे। यानी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। यहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ मानसिकता को भी, आपकी सोच को भी बदलना होगा। राहुल भी हमारे साथ है। राहुल, जिस वक्त आपके साथ ये पूरा इंसिडेंट हुआ, पिया भी आपके साथ थी, मैं ये जानना चाहूंगी, आपने पहले भी बताया कि एक पूरा गैंग था, काफी लोग वहां पर मौजूद थे, कि आपने उन लोगों को पहले कभी वहां पर देखा था? और इसके बाद जब आप पुलिस में गए, क्या आपने वहां पर बताया कि इस तरह से ये ग्रुप जो है वहां पर बैठा, रेजिडेंशियल एरिया में बैठकर ये लोग ड्रिंक कर रहे थे और इस तरह से फप्तियां कस रहे थे? क्या इसके बारे में पुलिस ने कोई एक्शन लिया? मैं ये कहना चाहूँगा, इन लोगों को मैंने देखा भी है, नहीं भी है, क्योंकि ये हमारे बंगलों से 500 मीटर की दूरी पे जोसेफ पटेल वाड़ी है, ये सब वहीं के हैं। ये रोज रात को 11 से 1 के बीच में नाइट वॉक करते हैं। ये सब उन्होंने ही कहा है, हमारा रोज का यहाँ का वॉक है। और वो सब ड्रंकन थे, क्योंकि मेरे सिर्फ इतने कहने पे कि ये रेसिडेंशियल और कमर्शियल एरिया है, आप लोग 5 मिनट तक खड़े हो, गाली गलौज कर रहे हो, हमने कुछ नहीं कहा। बट जब कहा तो उसमें से 3-4 लोग गेट के तरफ आए और गंदी गंदी गालियां दी। अभी हमको पहले अपने आप में दे रहे थे, फिर दे अब्यूजेस अस, हमको गालियां दी। और गाली देते हुए जब पिया जी थोड़ा आगे बढ़े कि भाई गाली तो मत दो, हमने क्या बोला है ऐसा, तो उन्होंने सीधा वुडन डोर है हमारा मेन गेट, तो उसके टॉप पे लात मार दी। वो डैमेज भी है, हमने आपके सबको दिखाया है यहाँ पे। और वहां से फिर 2-3 लोग आए, तो मैं जैसी लात मारा, मैं दूसरे गेट से बाहर आ रहा था, क्योंकि हमारे 2 बंगलोज है एक कोलम से। हाँ राहुल, ये बताइए कि आपने उनको देखा जब वो जिस तरह से बातचीत कर रहे थे, क्या वो मुंबईकर लग रहे थे? क्या मुंबई वासी थे या फिर वो कोई बाहर से आए और यहाँ पर सेटल्ड लोग थे? पूरे 30 से 40 मिनट के दौरान उन्होंने कम से कम 15 से 25 बार अपने जोसेफ पटेल वाड़ी का नाम लिया। हम यहाँ के भाई लोग हैं, हमारे आप जानते नहीं हो हम कौन है, हमारे बाप दादा कौन है, आप लोग कल का सूरज नहीं देख पाओगे, आपकी हिम्मत कैसी हुई हमको टोकने की कि यहाँ से जाओ, हम कुछ भी करें, हमारा रोज का यहाँ से नाइट वॉक है, हम यहाँ पे रुके नहीं रुके आपसे क्या लेना देना है जी। तो ये जब उन्होंने कहा कि जोसेफ पटेल वाड़ी, और वो जब भागे भी इंसिडेंट्स के बाद, तो वो जोसेफ पटेल वाड़ी में डिस्ट्रीब्यूट हो गए 15 लोग 10 लोग जितने भी थे।
यही सवाल हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में उठाया था कि मुंबई भी अब महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। यानी यहाँ पर पिया के साथ जो कुछ भी हुआ, ये मुंबईकर थे और पूरा इलाका बाकायदा अपना एड्रेस भी वहां पर बता रहे थे। और जिस तरीके से राहुल बोल रहे हैं कि वो मुंबई के लोग थे, धमकियां भी वहां पर दे रहे थे और अपने बाप और दादा का नाम भी ले रहे थे। यानी मुंबई सुरक्षित नहीं है, यही बात हम बार बार कह रहे हैं। हालांकि आबा जी अभी भी कह रही हैं कि फिर भी दिल्ली से सुरक्षित है। तो आज का मुद्दा में बात हो रही है उन दो महिलाओं की जिनके साथ मुंबई में बदसलूकी हुई। स्थानीय महिलाएं हैं और एक फैशन डिजाइनर है, एक अभिनेत्री है, दोनों के साथ वहां पर बदसलूकी हुई। हम बात कर रहे थे राहुल से, जो कि पिया के फियांसे भी हैं। उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि जिन लोगों ने इनके साथ इस तरह की हरकत की वो स्थानीय लोग थे। बता रहे थे खुद को कि वो स्थानीय लोग हैं और धमकियां दी जा रही थी कि वो इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे और वो भाई हैं, इस पूरे इलाके के यहाँ के भाई लोग हैं। इस तरह की धमकियां उनको दी जा रही थी। आबा जी, जब भी ऐसी कोई इंसिडेंट मुंबई में होता है तो अक्सर स्थानीय जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये आरोप लगा देती हैं कि ये तो बाहर से आए लोग हो सकते हैं जिन्होंने इस तरह की हरकत की, मुंबई के लोग ऐसे नहीं हैं। लेकिन यहां पर अब आप क्या करेंगी, क्या कहेंगी, क्या मुंबई का डीएनए बदल रहा है? जी बिल्कुल, ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट रहा है राज ठाकरे की पार्टी का कि वो हर चीज नॉर्थ इंडियंस पे ब्लेम कर देते हैं। जबकि इधर जो पूना में भी जो कॉल सेंटर की गर्ल के साथ जो रात में रेप हुआ था वो एक लोकल महाराष्ट्रियन था। तो क्राइम में कोई ये नहीं है कि कोई आउटसाइडर इनसाइडर है। बिल्कुल महाराष्ट्र के लोग भी, अगर आप आंकड़े देखेंगे तो क्राइम वहाँ के लोकल्स भी करते हैं। और ये कुछ इनकी और दादागिरी बढ़ भी गई है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की, जिस तरह से ये लोग टैक्सी वालों को पीटते हैं, उनको करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है, क्राइम क्यों बढ़ा है? क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ा है। जिस वक्त अगर पुलिस एक्शन लेना चाहती है, तुरंत पॉलिटिकल पार्टी से फोन आ जाएगा कि हमारे पार्टी वर्कर हैं, इनको छोड़ दीजिए। और कानून का जो खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि कानून सख्त आया 2013 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में, ये भी सेक्शन आया 166A आया आईपीसी का, जिसमें कि अगर कोई पुलिस अधिकारी 354 का मोलेस्टेशन का केस है और उसमें एफआईआर नहीं करता, कानून को सही ढंग से नहीं पालन करता, तो उसके ऊपर कुछ 6 महीने की सजा का स्कोप दिया गया है। लेकिन आज तक 2 साल हो गए क्रिमिनल लॉ एक्ट आने में, लेकिन एक भी किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स की गई। और साथ ही साथ अगर आप देखिए कि कानून कड़क आया, लेकिन एक भी, जैसे मैं कह रही थी, चाहे शक्ति मिल गैंग रेप केस हो या निर्भया गैंग रेप, इसमें आज तक फांसी की डेथ पेनल्टी आई लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुई। अपील पे अपील होती है, फिर किसी न किसी बहाने कोर्ट कचहरी के उसमें स्टे हो जाता है। तो पब्लिक के सामने ये बात हो गई है कि कुछ भी करेंगे आप, चाहे मोलेस्ट करें, रेप करें, आप छूट जाएंगे। इसलिए ये नहीं होगा कि ये लोकल है या बाहर के हैं। कोई भी क्रिमिनल इज अ क्रिमिनल, चाहे वो इनसाइडर हो या आउटसाइडर। और क्रिमिनल्स इस वक्त बेखौफ हो चुके हैं क्योंकि वो समझ चुके हैं कि कानून के से किस तरह वो बाहर निकल सकते हैं। तो हमें ये सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा अगर हम महिलाओं को सेव करना चाहते हैं। नहीं तो मुंबई में एक भी क्राइम नहीं होता था और आज मुंबई में रेप केसेस हो रहे हैं, छोटी बच्चियों के साथ हो रहा है, रेप हो रहा है, मोलेस्टेशन आए दिन हो रहा है। इस वजह से, क्योंकि पुलिस और जुडिशरी दोनों फेल कर दिए हैं महिलाओं को। दो बातें आपने कही। पहली बात तो ये कि केस रजिस्टर करना ही पड़ेगा, बात सुननी पड़ेगी। और दूसरा ये कि लोगों में कानून का डर नहीं रहा। दोनों ही मामले, अब चाहे पिया का मामला हो जहां पर केस रजिस्टर करने में आनाकानी की गई, या फिर योगिता का मामला हो जहां पर आरोपी को कानून का डर नहीं है, 2 दिन बाद बेल मिलती है और उसके बाद वो छूट जाते हैं, आजाद घूम रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कानून लचर है और इसका फायदा आरोपी उठा जाते हैं। पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं इसीलिए अलर्ट नहीं हो पाते हैं। पिया, इसके बाद किस तरह की कार्रवाई पुलिस अभी कर रही है? कि आपको सुरक्षा दी जा रही है या नहीं? एक्चुअली जब मैं आपके चैनल पे आई उसके बाद सडनली मुझे 1 आवर बिफोर मुझे कॉल आया और बोला गया, इंस्पेक्टर साहब बोले, मैम कुछ हेल्प चाहिए क्या? तो मुझे हंसी आती है कि इतना सब कुछ हो गया। और वो भी इसलिए दर्शकों को ये बताते चले पिया, दर्शकों को साथ ही साथ हम ये भी बताते चले कि हमारे संवाददाता लोकल पुलिस स्टेशन जहां पर इन्होंने कंप्लेन की थी वो वहां पर पहुंचे। कोई भी पुलिस अधिकारी वहां पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हुआ और इसी के बाद पिया को फोन कॉल गया। जी बिल्कुल, आपके संवाददाता ने हेल्प करी। उन्होंने बोला, मैम आप बिल्कुल डरिएगा नहीं, आपको कुछ भी नहीं होगा और आप बिल्कुल सेफ हैं, आपकी पूरी मदद करी जाएगी। हम जहां तक आपकी आवाज़ पहुंचा सकते हैं हम आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे। और आज अगर मैं यहाँ पे इतना निडर होके बैठी हूँ
तो यही रीज़न है कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। इस रीज़न को आज मुझे कॉल आ रहा है, अब मुझे जाना है, मेरा FIR लिखा जाएगा, फिर मैं आई रियली वांट देम बिहाइंड द बार एंड आई वांट टू सेंड वन मैसेज टू आवर सोसाइटी। सिर्फ पुलिस ही नहीं, हमारे जो समाज का रवैया है, हमारी जो सोशल एथिक्स है, वो कहीं ना कहीं मर चुकी है। हमें जो हमारे माँ बाप सिखाते हैं, हमारे जो संस्कार, फैमिली वैल्यूज, द वे ही वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग राइट नाउ, दिलीप जी बता रहे थे, इट्स नॉट ओनली पुलिस। हाँ, विनोद जी बता रहे थे, दिलीप पुलिस हो या कोई भी हो, अगर कोई हाँ, वो हमारे लोगों से ही बने हैं, राइट? ऐसा तो है नहीं कि कोई एलियंस आर पुलिस, राइट? दे आर लाइक अस एंड दे आर ऑन द गवर्नमेंट ड्यूटी. So first thing is our education. What do we think and how do we project a woman in our mind and what do we think about that woman? That is more important. Exactly. हमारे साथ योगिता भी हैं। योगिता, इसके बाद अब क्योंकि वो तो बेल पर छूट गए, विमल खुराना जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने आपके साथ बदसलूकी की, क्या उसके बाद पुलिस ने आपसे संपर्क किया या फिर आपने आगे कहा कि भाई इसके बाद क्या होगा? जाहिर सी बात है कि ये भी हो सकता है कि आपको धमकी भरे फोन कॉल्स आए, या फिर आप क्या खुद को सुरक्षित फील कर रही हैं वहां पर या नहीं मुंबई में? मैं अपने आप को बहुत सुरक्षित फील इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सामने वाला विमल कुमार जो है वो खुद उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया है, और उसके बाद अगर मान लीजिए मेरे ऊपर कुछ भी आपत्ति आती है तो उसके लिए सीधा सीधा विक्टिम उन्हीं को माना जाएगा। और लेकिन यहाँ तक ये है कि मुझे अभी तक पुलिस स्टेशन से या कहीं से कोई भी कॉल नहीं आया है कि आप प्लीज वापस आइए, आप का आगे केस कैसे करना है, क्या कुछ भी आया हुआ नहीं है। मैं तो ये हैरान हूँ कि अगर 354 लगता है तो उसके बाद ये इंसान को बेल कैसे मिलती है, वो किसने बेल दी, कौन से इंस्पेक्टर ने दी, तो उसके ऊपर कोई है, उसके लिए आगे हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? ये मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगी, मैं आम जनता को पूछना चाहूंगी, या मैं कायदा कानून जो आप लोगों की जो व्यवस्था है उनको करना चाहूंगी। योगिता ने जो बात कही 354 की धारा लगी है लेकिन उसके बाद भी बेल मिल गई, इस पर क्या कहता है कानून? देखिए 354 नॉन बेलेबल है, इसमें बेल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में ही हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है इनके केस में उन्होंने सिंपल हर्ट का सेक्शन लगाया होगा जो कि बेलेबल होगा। पुलिस मदद इस तरह से करती है कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस लगाती ही नहीं है। इन्होंने शायद FIR की कॉपी नहीं देखी होगी, उसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं लगाया होगा, और इन्होंने चूंकि कह रहे हैं कि सिर्फ उन्होंने उनको बदसलूकी की, मोलेस्टेशन, फर्क होता है मोलेस्टेशन में इफ इट इज अ सेक्सुअल असॉल्ट, और इनका पुलिस ने सेक्सुअल असॉल्ट का FIR नहीं किया होगा, इसलिए तुरंत बेल हो गई है। क्योंकि अगर नॉन बेलेबल, क्योंकि 2013 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट में ही 354 को पहली बार नॉन बेलेबल बनाया गया, तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल नहीं हो सकती। पुलिस ने सीधी सादी एक NC करके इनको उस मुलजिम को जाने दिया होगा। मुझे लगता है कि इनको सीनियर और DCP के पास जाना चाहिए और अपनी FIR को ठीक से पढ़ना चाहिए कि इन्होंने जो बोला वो लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। क्योंकि लोगों को कानून का नॉलेज नहीं होता, इसलिए वो बोलते कुछ है, उसको लिखा ठीक से नहीं जाता और केस को हल्का बना दिया जाता है। कितनी बार उसको जो है कंपाउंडेबल ऑफेंस बना दिया जाता है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, इस तरह के सेक्शंस लगा दिए जाते हैं। पुलिस खुद ऐसे सेक्शन लगा देती है कि बाद में, और ये भी हुआ है कि जो कंप्लेनेंट है, बहुत सारे केसेस हैं, 100 में 50-60 केसेस में जो फीमेल्स हैं या मेल्स हैं जो भी एक्यूज और विक्टिम्स हैं, ये लोग बाद में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं। तो इसलिए अब जरूरत है कि ये भी बदलाव कानून में लाया जाए कि कोई भी क्रिमिनल केस को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं करने दिया जाए। कोई भी मोलेस्टेशन, हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट का केस है, उसको जो है नॉन कंपाउंडेबल बनाया जाए कि एक बार अगर केस दर्ज हो जाएगा तो वो सेटल नहीं हो सकता है। नहीं तो कितनी बार आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पैसा देके ये लोग केस क्लोज कर देते हैं। तो वो भी अमेंडमेंट बहुत जरूरी है ताकि कोई भी इसमें कोई अंडर द टेबल काम ना कर सके। बिल्कुल। दिलीप जी, मानसिकता को बदलने की बात आप कर रहे थे और पिया भी यही कह रही हैं कि क्योंकि चाहे वो क्रिमिनल्स हो, चाहे वो पुलिस वाले हो, सभी आम लोग हैं, मानसिकता को बदलने की जरूरत है। आपको याद होगा कि किस तरीके से जब निर्भया हुआ था उसके बाद इतने बड़े आंदोलन चले, हाथ में कैंडल लेकर लोग अक्सर प्रदर्शन करते रहे और मानसिकता में बदलाव आया भी है। लेकिन अभी भी हमारी सोसाइटी में इस तरह के लोग ऐसे पल रहे हैं, या फिर हम कहें कि किसी ना किसी की शह पर इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त हमारे पास कानून काफी है, इसका इंप्लीमेंटेशन पब्लिकली दिखना चाहिए, क्योंकि जब तक पब्लिकली ये ना दिखे तब तक इंप्रेशन ये जाता है कि हर जगह, हर शहर, दिल्ली हो या बॉम्बे हो, कलकत्ता हो या बैंगलोर हो, ये ऐसे चीजें करने वाले जो है वो निकल जाते हैं कि या 10-20 साल के बाद कोई सजा मिलता है। मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एक शहर में होता है
उसका कॉपी कैट क्राइम के जैसे दूसरे शहरों में होने लगा है। जैसे बॉम्बे अभी तक काफी सुरक्षित था, अब बॉम्बे में ये ऐसे घटना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये जो हमारे एक सोसाइटी में एक कैंसर के जैसे फैल रहा है, उसका अगर रोक चाहिए तो हमें या तो सर्जरी करना पड़ेगा या इस पे हमें इतना जोर देना पड़ेगा कि ये एक नेशनल मिशन बन जाए और हमारे सोसाइटी में कहीं भी चेंज हो जाए। और ये चेंज के लिए हमें सिर्फ बैन या लॉज से नहीं होगा, बैन्स और लॉज के बाद नहीं होगा, हमें एजुकेशन अभी से शुरू करना पड़ेगा। और ये एजुकेशन सिर्फ स्कूल्स में नहीं, कॉलेजेस में भी और ऑफिसेज में भी अभी से वो एटीट्यूड का चेंज का हमें सिखाना पड़ेगा, नहीं तो लोग इस वक्त जो है हमारे सोसाइटी में वो सीखे नहीं है। बिल्कुल, नेशनल मिशन इसको बनाना पड़ेगा, तभी सोच बदली जा सकती है। और कैसे बनेगा ये नेशनल मिशन, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज का मुद्दा में उन 2 महिलाओं की बात कर रहे हैं जिनके साथ हुई बदसलूकी मुंबई में। कहीं दिल्ली जैसा हाल ना हो जाए मुंबई का, किस तरीके से मुंबई को बदला जा सकता है। आभा जी, सबसे पहला कमेंट, लास्ट कमेंट आपका चाहूंगी। मुंबई को बदला जा सकता है, मानसिकता बदलने में टाइम लगेगी, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन अगर सही ढंग से हो जाए तो बहुत कुछ हम लोग को सफलता मिल सकती है क्राइम, बढ़ते हुए क्राइम को रोकने में। क्योंकि मानसिकता तो लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। अभी मैं आज ही पढ़ रही थी कि जो यूबर टैक्सी रेप में जो विक्टिम है वो निर्भया केस में अपने पिताजी के साथ धरने पे बैठी, इंडिया गेट पे गई, हर जगह गई और आज उसमें खुद बेचारी विक्टिम हो गई। तो इसमें जब तक एक रोड मैप नहीं बनेगा, पुलिस जो है अपने मोबाइल वैन्स है, सीसीटीवी कैमराज है, फोरेंसिक जो रिपोर्ट्स आती हैं, एविडेंस होता है इन केसेस में, वो सब एक टोटल जब तक एक रोड मैप बन के नहीं आएगा तब तक हम महिलाओं को सेफ नहीं कर पाएंगे। और ये नी जर्क रिएक्शन से कुछ नहीं होगा, एक रोड मैप सेफ्टी का बनना जरूरी है। पिया। हाँ जी, जी, कैसे बदले मुंबई को, मुंबई की सोच कैसे बदली जाए? मुंबई की ही सोच की बात नहीं है, मैंने जैसे कि पहले भी बोला, इंडिया के सोच की बात है। जिस कंट्री में हम रहते हैं, वी से इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट आई थिंक आवर वैल्यूज आर टोटली, एक तरह से देखी जाए तो हमारी चीजें पूरी खोखली हैं। एंड हम जिस समाज में रह रहे हैं कुछ वैल्यू ही नहीं है इन सब बातों की। जब आप एक लड़की की हेल्प ही नहीं कर सकते, जब रात में एक लड़की मार खा रही है खड़े होके, उसकी आप हेल्प नहीं कर रहे हैं, सब खड़े होके देख रहे हैं तमाशा। मेरे फियांसी के पूरे कपड़े फाड़ दिए थे उन्होंने और हमको ड्रैग करते हुए रोड के ऊपर लेके जाया गया। सिर्फ पुलिस को ही मैं दोष नहीं देना चाहूंगी, समाज पूरी तरह से। हाँ, ऑफ कोर्स लॉ में चेंजेस हो, लॉ में तो चेंजेस तभी होंगे जब हम चाहेंगे और हम एज अ सोशल मीन्स इट विल पुट इट एज अ रेवोल्यूशन। ये क्रांति है, क्रांति है, ऐसे जिसकी बात नेशनल मिशन की बात, जिसकी बात दिलीप जी कर रहे थे। योगिता, एक लास्ट कमेंट आपका चाहूंगी। मेरा ये एक ही कमेंट है कि देखिए, मानसिकता तो हर इंसान ने बदलनी चाहिए। अगर मान लीजिए आज ये घटना मेरे साथ हुई है, कल उठ के यही घटना अगर मैं कहीं देखती हूँ तो मुझे उस लड़की को हेल्प करना चाहिए, कोई भी हो वो वहां पर। ये मानसिकता हर इंसान ने अपने अंदर लेना चाहिए कि शायद ये मेरी बहन हो सकती है या मेरी बीवी हो सकती है, कोई भी हो सकता है उस जगह पर। किसी को बोलकर नहीं आता। आज की तारीख में मैं ये कहूंगी, हम लोग कहते हैं गरीब लोग ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन आज मेरे साथ जो हादसा हुआ पहली बार जिंदगी में, वो इतने बड़े वेल टू डू इंसान जो जूहू पे रहते हैं 12th रोड पे, विमल कुमार सुराना, तो उन्होंने मतलब ये मानसिकता अगर बड़े लेवल हो या छोटे लेवल है, हर एक इंसान अगर ये सोचे कि ये सब हमारा परिवार है या हम सब इसके एक सब लोग इससे एक हिस्सा है, तो ये ऐसी घटना कभी भी नहीं घटेगी। और रही बात पहले, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा था ये शायद एनसी हो सकती, नहीं, मेरे हाथ में पेपर्स है, ये एफआईआर है, इसमें सारे कलम लिखे गए हैं, सब कुछ लिखा गया है इसके अंदर। और मैं डेफिनेटली इसके ऊपर आगे चल के मैं बहुत सही तरीके से कार्रवाई करूंगी। ठीक है, राहुल। मेरा ये सजेशन है, पूरे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में लॉ एंड ऑर्डर का एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें सेक्शंस की जानकारी पब्लिक, स्टूडेंट, बच्चे, हर किसी को होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हर एक को नॉलेज हो
कि क्या सेक्शंस किस लिए लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, ताकि कोई जबरदस्ती थोप ना सके। ठीक है दिलीप जी, कमी है वक्त की। आप पहले एक सजेशन दे चुके हैं कि हमको इसे नेशनल मिशन बनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी यहाँ पर आए इस चर्चा के लिए। मुद्दा में अभी के लिए बस इतना ही।